बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू शो कॉल्ड द यूथ डायलॉग। इस प्रोग्राम की शुरुआत करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम यूथ के इश्यूज़ को डिस्कस करें, और इसके लिए हमने कुछ एक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो दावा के काम में एक्टिव हैं और यूथ के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सेशंस कराते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, हमने अरेंज किए हैं सो दैट हम इस प्रोग्राम के ज़रिए यूथ को एक ऐसे टॉपिक्स और ऐसे इश्यूज़ के साथ एड्रेस करें ताकि वो अपनी वॉइस कर सकें इस शो के लिए और उनसे कम्युनिकेट कर सकें और उनको एड्रेस कर सकें वो इश्यूज़ जो उसमें वो आजकल इन्वॉल्व हैं। हमारी सोसाइटी, बल्कि इन एनी सोसाइटी, द यूथ एक्चुअली 65% होती है, और उनकी तरफ अवेयरनेस कराना, उनको जगाना, उनके इश्यूज़ को केटर करना, उसके ऊपर बात करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसी सिलसिले में आज हम यूथ डायलॉग का जो प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं उसका बेसिक मकसद ये है कि हम उन टॉपिक्स के ऊपर बात करें जिससे यूथ रिलेट करती है, जिससे यूथ एड्रेस करना चाहती है और जिसके बारे में वो सवाल करते हैं। इससे पहले कि मैं मज़ीद प्रोग्राम में आगे बढ़ूं, मैं अपने पैनल डिस्कशन के जो यंगस्टर्स हैं इनको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, और इनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए मेरे लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले हैं इसहाक बिन सादिक। और इसहाक बिन सादिक इज़ वेरी एक्टिव इन द फील्ड ऑफ दावा, और ये कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, यूथ काउंसलिंग सेशंस कराते हैं, और इनका असल मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि यूथ की तरफ दीन के इश्यूज़ को केटर किया जाए, उन तक बात पहुँचे, उन तक दीन को रिलेट किया जाए। और उनके बराबर हैं हसन अहमद, ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्टिव इन द फील्ड ऑफ दावा। आजकल अपने एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, वो उसके जो आलिम के एग्ज़ाम है उसके लिए भी इन द प्रोसेस लगे हुए हैं। ही इज़ स्टडीइंग विद द स्कॉलर्स एंड ही इज़ वेरी एक्टिव इन द फील्ड ऑफ दावा। उनके बराबर में हैं ताहा पाशा, ही इज़ रनिंग एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड, और वो स्कॉलर्स के साथ कोर्सेज कराते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे स्टूडेंट्स सुबह को पढ़ने नहीं जाते, एंड दैट इज़ अ ह्यूज एफर्ट विच इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी। आज का जो इशू है इट इज़ द इशू ऑफ डाउट, शक। जो लोग दीन में ऐसी चीज़ों के ऊपर शक में पड़ जाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में सवाल करते हैं। हमारी सोसाइटी में जो सवाल पूछने का इशू है उसको सही तरह से एड्रेस नहीं किया जाता, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हमारे यूथ ऐसे लोगों के पास सवाल जाके पूछते हैं जो उनको सही तरह से जवाब नहीं देते। एंड द बेसिक इशू दैट वी हेयर कि हमें कोई जवाब देने वाला नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे गेट इनटू सर्टेन ट्रबल लाइक कंक्लूडिंग आंसर्स ऑन देयर ओन और नॉट बीइंग एबल टू डेवलप एन इंटरेस्ट इन रिलीजन। आज के प्रोग्राम का शुरू करते हैं डाउट और इस क्वेश्चन के साथ कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द सोसाइटी, एंड आई स्टार्ट ऑफ विद इसहाक बिन सादिक कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इज ही बेसिकली एड्रेसिंग इन द सोसाइटी और किस तरह के सवालात उनके सामने आते हैं। इसहाक, दिस इज़ वेरी कैजुअल डिस्कशन और वी आर ऑल फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक डिस्कशन कर रहे हैं और हमारे डिस्कशन करने का बेसिक मकसद ये है कि हम उस चीज़ को हाईलाइट करें जो यूजुअली हाईलाइट नहीं की जाती। आप जो एक्टिव हैं दावा की फील्ड में, उसमें किस तरह के मेजर इश्यूज़ आपको नज़र आते हैं और उस इश्यूज़ की वजह से क्या प्रॉब्लम यूथ की एक ह्यूज लॉट में हो रही है, वो मैं चाहता हूँ कि आप जो है इस सेशन के अंदर हाईलाइट करें। मेनली जो यूथ के इश्यूज़ हैं वो जैसे दीन भी हमारी तीनों चीज़ों को कैटर करता है, इंटेलेक्चुअल नीड्स, स्पिरिचुअल नीड्स और फिज़िकल नीड्स। फिज़िकल नीड्स आपकी जो यूथ है उनको हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम स्पिरिचुअल इश्यूज़, मतलब तज़किया बिल्कुल भी नहीं है हमारे यंगस्टर्स का, नमाज़ों से दूर हैं, अल्लाह से दूर हैं, माँ बाप के साथ बदतमीज़ी, हेट्रेट, ईगो, ये सब चीज़ें। और तीसरा जो आज हमारा टॉपिक है इंटेलेक्चुअल नीड के खुदा के बारे में उनके सवालात या दीन के बारे में उनके सवालात जो केटर नहीं किए जाते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। और तीनों इश्यूज़ हैं, लैकिंग है कहीं ना कहीं किसी न किसी की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हम ये तीनों इश्यूज़ को केटर करें, फिज़िकल नीड्स, इंटेलेक्चुअल नीड्स एंड स्पिरिचुअल नीड्स। इसहाक, जैसे एज़ फार एज़ मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, आपका भी एक्सपीरियंस रहा है, मेजर जो इशू आता है पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जैसे आपने भी ख़ुद भी मेंशन किया, पेरेंट्स इन चीज़ों को किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं? आपको जो मेजर स्टूडेंट्स की तरफ से कंप्लेन लगी है कि उनको कोई इन देखिए डाउट्स नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, सिर्फ दीन के हिसाब से डाउट्स की बात नहीं कर रहे। ये एक ऐसी एक पर्सनालिटी के अंदर डिसऑर्डर है जो डेवलप होता है व्हेन उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सवाल पूछने के, उसकी जो चीज़ की तलब करें उसके सवालात नहीं मिलते।
पेरेंट्स की तरफ से जितना भी आपने बात की है, आपको किस तरह का रिस्पांस मिला है जिसकी वजह से आप बोलते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा हो गया, माँ बाप का और बच्चों के अंदर बहुत गैप है। उसकी वजह ये कि अब्बा आते हैं, अब्बा सुबह जॉब के लिए निकलते हैं तो बच्चे जो है वो स्कूल चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब अब्बा घर पे आते हैं तो बच्चे जो है वो अपने आईपैड लेके बैठे होते हैं, लैपटॉप पे बैठे होते हैं किसी न किसी से। तो जब ये गैप आता है तो बच्चों ने अपने माँ बाप को जो है वो ATM मशीन बना लिया कि जाके जब पैसे चाहिए होते हैं तो अब्बा के पास जाते हैं, अब्बा पैसे देते हैं। अच्छा, पेरेंट्स बहुत नो डाउट अबाउट कि प्यार करते हैं बच्चों से, पर उनकी तरफ भी कोई एड्रेस करने वाला हो इस चीज़ की इशू के ऊपर, जिसकी वजह से हम ये होता है करते भी हैं। और इस चीज़ के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला एक और हाईलाइट करेंगे। हसन, बीइंग ए यंगस्टर, आप जब दीन की तरफ आए, आपने इंक्लिनेशन फील की, आपने बोला मैं रिसर्च करता हूँ, मुझे कुछ चीज़ें सवाल नहीं मिल रहे, क्या एक्सपीरियंस था, क्या अंदाज़ था? आई वॉन्ट यू टू टॉक ऑन दिस इशू। द रीज़न बीइंग कि बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो इन इशूज़ से गुजर रहे हैं और उनका बेसिक चैलेंज ये होता है कि दे फील लेफ्ट आउट। आप जब दीन की तरफ माशरा से आए, आपके अंदर एक अवेयरनेस जागी कि मुझे अपनी आखिरत के बारे में कुछ करना है। सवालात होंगे, ऑफ कोर्स सवालात होंगे, क्या प्रोसेस था, क्या एक्सपीरियंस था, क्या ट्रांजिशन थी, क्या बताएंगे? देखिए वजी भाई, आई थिंक जो सबसे पहली चीज़ थी वो ये थी कि ये जब क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं तो बात ये है कि आंसर ढूंढने बंदा निकलता है। ट्रू। मेरा प्रोसेस तो मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरनेट के थ्रू ही सारा हुआ कि यू स्टार्ट स्टडिंग, आप हर चीज़ देखने लगते हैं, आप दुनिया में देखते हैं कि अच्छा मैं तो सिर्फ ये सुनता था अपने घर के अंदर या मैं अपने स्कूलों के अंदर ये बातें सुनता था, दुनिया में तो ये हो रहा है। तो आपको एकदम से एक विजन खुल जाता है कि अच्छा यार मैं तो एक बिल्कुल ही एक बहुत नैरो माइंडेड पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहा हूँ। बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जो कि आप सोच भी नहीं रहे होते, वो भी आपके पास आ जाते हैं। जो सवालात आपके पास होते हैं आप रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा और भी लोग वो सवाल पूछते हैं। वरना कुछ जगहों पे तो ऐसा होता था कि एक इंसान के अंदर डर होता है कि ये मैं सवाल पूछूं भी या ना पूछूं। ऐसा ना हो कि आगे से इतना एक एडवर्स रिएक्शन आए लोगों से कि बेहतर है कि ये जो डर है, ये फियर है, ये एक इनिशियल स्टेज में रहता है। बिल्कुल, क्योंकि एंड इट्स पार्ट ऑफ द कल्चर, एक्चुअली इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर नॉट टू क्वेश्चन। एंड हमारी अनफॉर्चुनेटली जैसे हमने भी पढ़ा है, बच्चों के एक डर रहता है कि शायद सवाल पूछेंगे विल बी जज। द बेसिक इशू इज दैट विल बी जज बेस्ड ऑन आवर फेथ, कि अगर मैंने ये सवाल पूछा तो मेरे फेथ को क्वेश्चन किया जाएगा कि शायद मैं इस पर एक और बात बताता हूँ। रिसेंटली एक केस था वेयर आई वाज डीलिंग विद मदर हु हैड अ चाइल्ड हु वाज फेसिंग सीवियर इश्यूज इन रिलीजन के, उसको कुछ क्वेश्चंस थे सीवियर। मुझे जो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्ट करती है वो ये करती है कि द मदर हरसेल्फ was not interested in getting answers to that question. She was like, आप किसी तरह इसको समझा दें। अच्छा। And that really, that takes you to the root of the problem कि जिस इंस्टीट्यूशन से बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि यार मुझे यहाँ से सारे जवाब मिलेंगे, सही, और वो इंस्टीट्यूशन रोज उसको सिखाता है कि बेटा हमारी बात सुनो, हम बताएंगे सही क्या है। वो जब सवालात के जवाब नहीं दे पाता तो वो एक बच्चे के लिए आई थिंक एक बहुत ही वो एक इट्स दैट मोमेंट कि रियलाइजेस क्या है, कंफ्यूजन कि अच्छा इसका जवाब ही नहीं है शायद। बिकॉज द वेरी स्टेटमेंट जो कह रहे हैं कि आप प्लीज इसको समझा दें, इन इटसेल्फ ये सवाल के अंदर, ये स्टेटमेंट के अंदर एक गिव अप की एटीट्यूड है कि मेरे से नहीं संभल रहा, आप किसी तरह से उसको समझा दें। एंड द चाइल्ड नोटिसेस इट। इट आल्सो शोज इंटेलेक्चुअल लेजीनेस। सही, कि मुझे नहीं जानना, हाँ, मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। सही। बट आई थिंक द मेन प्रॉब्लम इज कि वो आपके लिए सबसे ज्यादा टेक एन इजी वे आउट, दे वांट टू टेक एन इजी वे आउट, जबकि पेरेंट्स नीड टू रियलाइज कि दे आर इन द बेस्ट प्लेस टू कम्युनिकेट विद देयर चिल्ड्रन। ओके ताहा, व्हाट मेड यू गो थ्रू दिस? बिकॉज आपके अगर दोस्त देखें द काइंड ऑफ गैदरिंग यू वर इन, और ए लेवल्स किया किस तरह की थी, एंड आई सीन योर गैदरिंग, एकदम से एक ट्रांजिशन आई एंड नाउ यू प्लान, बिकॉज द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, बड़ा काम करूँगा, दैट डज नॉट कम ईजी। तो माशाल्लाह से व्हाट मेड यू कम टू दिस होल आइडिया कि मुझे एक ऐसा काम करना है और अपना पूरा वक्त गुजारना है जो दीन की तरफ और लोगों की कन्फ्यूजन्स और ऐसी तरफ हो जहाँ पर लोगों को एजुकेट किया जाए? अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन इनिशिएटिव है ये कि ऐसे इश्यूज़ को जो हमारे उमूमन मसाजिद से या मेंबरों से एड्रेस नहीं किए जाते, उनको आज हम टेबल पे ला रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने इन इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली बात तो ये थी। दूसरा, आपने मेरे बारे में पूछा तो मैं आपको ये एक मज़े की बात बताता चलूँ और कि जो मेरा एक ट्रांजिशन था कि मैं भी एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि दीन को इतना सीरियसली नहीं लेते, एक ट्रेडिशनल दीन जो चलता आ रहा है कि बस नमाज, रमज़ान में रोज़ा, कभी ज़िंदगी में हज कर लिया, ईद, बकरा ईद, बस ये हमारा दीन है। जो इसके अलावा चीज़ें थी ये कभी पता चली भी नहीं और पता चलने का मौका शायद हमने ढूंढा भी नहीं या मिला भी नहीं। लेकिन जो आज का टॉपिक है हमारा डाउट, इसी एक शायद डाउट ने मेरी लाइफ चेंज की और मुझे इस रास्ते पे चला दिया। I'll stop you right over here. इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपसे कंटिन्यू करते हैं। We have to take a break, so please stay tuned. We'll be right back.
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम द ड्यू डायलॉग। ताहा, ब्रेक में जाने से पहले आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे थे, उस डाउट का फैक्टर जो था उसके बारे में बता रहे थे। बिल्कुल, मैं एक डाउट पे बात कर रहा था कि मेरी ज़िंदगी में एक चेंज, यानी मज़ीद इस्लाम के बारे में पढ़ने के एक चेंज मेरा एक डाउट की वजह से आया, या कह लें कन्फ्यूजन की वजह से आया। रमज़ान में एक चेंज तो इस तरह है, रमज़ान में हम एतिकाफ़ के लिए बैठे, दोस्त बैठ रहे थे, चलो भाई थोड़ा तफरी में एतिकाफ़ में बैठ गए, 2-3 दिन बैठे तो वहाँ पे दुरूस होते थे, तो वहाँ पे कुछ बातें सुनी, जैसे कि उस एतिकाफ़ में बैठने से पहले एक मायूब सी बात लगती थी, एक स्ट्रेंज बात लगती थी कि हम पैंचे टखनों से ऊपर क्यों करते हैं। मस्जिद जा रहे हैं, नमाज़ जा रहे हैं, हम अपने पैंचों को फोल्ड कर रहे हैं और फिर जब निकल रहे हैं तो नीचे करके और निकल के चले जा रहे हैं। तो फिर जब मस्जिद में एंटर हुए, एतिकाफ़ में एंटर हुए, सुना, तो वो एक डाउट वहाँ से क्लियर हुआ कि ये इसके पीछे एक पर्पस क्या है, कि ये सिर्फ नमाज का नहीं है, ये एक जनरल हमेशा का करने का हुक्म दिया गया है। तो और उसके पीछे एक प्राइड का जो रीज़न है वो है इसके पीछे। एक ये डाउट यहाँ से क्लियर हुआ, जो कि एक ज़िंदगी भर ये चीज़ नहीं पता थी, तो जब पता चली तो फिर ज़ाहिर है उस पर करने का एक शौक़ भी पैदा हुआ। तो इस तरह फिर इस लाइन पे लग गए, और जब ख़ुद लग गए तो फिर एक चाहत दिल में पैदा हुई कि चूँकि हमें रिसर्च करते हुए, हमें पढ़ते हुए बहुत सी मुश्किलात आई थी अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के साथ दीन की अच्छी तालीम हासिल करने के लिए। तो फिर हम, क्योंकि हम सुबह में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जाते थे और सुबह में ही मदारस होते थे, तो अगर हमने मदरसा पढ़ने जाना है तो कॉलेज की छुट्टी, कॉलेज जाना है तो मदरसे की छुट्टी। तो फिर हम एक सोल्यूशन पे आए कि हम क्यों ना मदरसे को सेकंड टाइम में, इवनिंग टाइमिंग्स में या वीकेंड्स पे कुछ ना कुछ कोर्सेज़ करके ईयर लॉन्ग और ज़्यादा लंबे कोर्सेज़ भी उसको उस तरह ले आएँ। तो इसी तरह फिर हमने फिर ये शाम के टाइम के कोर्सेज शुरू कर दिए, ताकि लोग अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जॉब्स, बिजनेसेस के साथ साथ दीन को बहुत अच्छे से, ऑथेंटिक स्कॉलर से, अच्छे स्कॉलर से जितना चाहे दीन अच्छे से पढ़ सकें। अच्छा ताहा, बेसिक जो आपकी बात से मैं कंक्लूड किया है वो बेसिकली ये है कि एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है सोसाइटी में, और इसी बात पे मैं आप लोग से भी इसको अपने आपकी व्यूज़ चाहूँगा कि सोसाइटी में इश्यूज़ को सिर्फ एक लिमिटेड सिचुएशंस के साथ बांध दिया है। मिसाल के तौर पे अगर जुम्मे की खुतबे में पता चल गया तो पता चल गया, इसका बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है खुतबे का, नो डाउट अबाउट इट। बट द पॉइंट इज़ कि एक बहुत बड़ा एक कम्युनिटी है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिन तक इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया जाता। और ये बात मैं वापस मेंशन करता चलूँ कि हमारे जो प्रोग्राम का बेसिक मकसद है और इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने का मकसद है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि ऐसे लोग जो दीन की तरफ इंक्लाइन हुए हैं, जो ऐसे लाइफ एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, जिनको कोई बताने वाला नहीं था, वो इसके ज़रिए बढ़े। बट द पॉइंट इज़ देयर इज़ अ ह्यूज मास, बहुत सारी कसीर तादाद है जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और वो उसी कश्मकश में लग जाते हैं। हमारा आज का टॉपिक ऑफ कंसर्न ये है कि वो कश्मकश में क्यों इन्वॉल्व हैं और हमें क्या करना चाहिए। और फॉर दैट मैं जो इसहाक की तरफ ये बात एड्रेस करने जा रहा हूँ, ये जो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा एक रोल होता है जिसकी वजह से आपने सिर्फ एक ऐसे कम्युनिटी की तरफ एड्रेस किया है जिन तक बात पहुँचाने वाले नहीं हैं। ऑफकोर्स ये एक एक्सपीरियंस से आया होगा। वो एक्सपीरियंस क्या था जिसकी वजह से आपने बोला कि हम वो चीज़ जो मुझे नहीं पहुँची मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, और दूसरा अब तक आपने क्या रिजल्ट देखा है उसकी वजह से, क्या वाज इट इफेक्टिव और नॉट? जहाँ तक पहला सवाल है वो ये कि कम्युनिटी तक आप दावत क्यों दे रहे हैं जिन तक दावत नहीं पहुँची। उसकी वजह ये है कि जब मैं ख़ुद दीन की तरफ आया, उससे पहले मैं था दीनदार था, रिलीजियस फैमिली थी, जैसे था बताए थे कि ट्रेडिशनल एक फैमिली थी, लेकिन कभी दीन पढ़ा नहीं था और ये डाउट्स कभी जब जो हमारे दिमाग में थे कभी किसी से जाके पूछे नहीं थे, और वही रिसर्च के साथ साथ आहिस्ता उलमा के साथ बैठ के समझ में आए। तो जब मैंने बाकी कम्युनिटी को देखा, बाकी हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी को देखा, तो उन तक हमारी उलमा की रीच नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे पास हम उनको दावत दें, उनको लेकर आएँ दीन की तरफ, और फिर इंशाल्लाह उलमा के हैंड ओवर करें। और जो भी उनके क्वेश्चंस हैं, हम कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, हमारे पास आएँ, हम आपको आंसर देंगे इंशाल्लाह। नहीं देंगे तो हम आपको जिनके पास हैं उन तक पहुँचा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और इशू ये है जो बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया है, चाहे वो दीनदार कम्युनिटी हो या नॉन दीनी कम्युनिटी हो, रीडिंग, किताबों के साथ एक रिलेशनशिप। हमारी लाइब्रेरीज़ का एक कॉन्सेप्ट नहीं है, लाइब्रेरीज़ होती हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं। बुक्स के साथ हमारी यूथ की एज सच रिलेशन नहीं है। ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन इज़ ईजिली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट पे बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट एक बुक पढ़ना और बुक में इंटरेस्ट लेना, चाहे वो रिलीजियस बुक हो या नॉन रिलीजियस बुक हो, एक ह्यूज गैप क्रिएट हो गया है
in terms of relation with the book, लोग किताबें नहीं ख़रीदते. I've seen book shops 24 या रात के 12 बजे तक खुली रहती हैं, हार्डली एम्प्टी होता है. और क्या किताब के साथ आपका ताल्लुक़ रहा है जिसकी वजह से कितनी इंप्रूवमेंट आई है, इसको ज़रा हाईलाइट करने के लिए बोलें. बिकॉज मैं आपसे अभी सवाल नहीं पूछूंगा कि आपने क्या किया या क्या हिसाब से. मेरा सवाल ये है कि कितना आपके लिए बेटरमेंट आती है किताब के साथ करने के लिए, और ये मेरा सवाल आपकी तरफ है आसान, और कितना उसकी वजह से आपने एक इम्प्रूवमेंट देखी, सो दैट आकि यू कैन कम्युनिकेट टू द ऑडियंस, ताकि वो भी देखें कि इसका एक फ़ायदा है. स्लो है बट एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जिसकी एक स्वीटनेस वक्त के साथ पता चलती है. देखिए आई थिंक किताब की जो इंपॉर्टेंस है सबसे ज़्यादा वो ये है कि हर किताब जो है वो जो राइटर है उसकी उस टाइम तक की जो लाइफ है वो यूजुअली उसका एक निचोड़ होता है. सही. तो किताब की इंपॉर्टेंस कभी भी ख़त्म नहीं होती. इंटरनेट जितना भी आ जाए वो कभी भी उस टॉपिक को उस वास्ट लेवल पे जाके कवर नहीं करता जो किताब के अंदर होता. एंड स्पेसिफिकली फॉर मी आई थिंक जो बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज हैज़ ऑलवेज बीन अ बुक. ओके. उसकी रीज़न ये कि इट्स ईजियर टू डाइजेस्ट अ बुक in pieces. And it's very addictive. It's very addictive. It's very addictive once you get, you know, आप उसके साथ जो relation build हो जाए. Especially when they're good writers. सही. तो आप लिटरेचर को आप एंजॉय करना शुरू होता है. आई रिमेंबर हमारे स्कूल में जो व्हेन आई वाज यंगर तो एक वो होता था मोटिवेशनल रीडिंग प्रोग्राम. सही. उसमें थ्रू आउट द वो होता था कि आप इतनी किताबें पढ़ें तो आपको कुछ अवार्ड मिलेगा, ये होगा. एंड वी वर ओनली इंटरेस्टेड कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम होता ये था कि वो एक बहुत बलून्स लगा के जो है ना एक रॉकेट फायर करते थे हवा में कि हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम कर लिया. सही. कभी भी उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता था कि यार ये किताबों को क्यों पढ़ें. और यू नो स्कूल कल्चर के अंदर विद इन द बॉयज एक वो बन जाता है कि किताब यू नो व्हाई रीड अ बुक, व्हाट्स द यूज ऑफ रीडिंग अ बुक. और ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में या एक दिन में आपका कितना रीडिंग हैबिट है आपकी? आई थिंक ऑन अ डेली बेसिस आई मेक इट अ पॉइंट कि कुछ ना कुछ एक पढ़ लूं. बट आई एम अ बैच रीडर. ठीक है. इफ आई सिट डाउन टू रीड आई हैव टू फिनिश द बुक विद इन अ कपल ऑफ डेज. आई कैन नॉट रीड ड्रैग अ बुक. ठीक. तो लेकिन डेफिनेटली आई डू एग्री विथ यू कि वो रीडिंग हैबिट के जो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है वो किस तरह पूरा होगा. इट्स आई डोंट नो बिकॉज इट हैज टू बी मेड कूल अगेन. ट्रू. आई थिंक आवर सेलिब्रिटीज कैन प्ले अ वेरी बिग रोल इन दिस बाय यू नो ब्रिंगिंग दैट थिंग आउट. मे बी वी कैन प्ले अ बिगर रोल इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग दिस इशू. यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और जो डाउट का इशू है इसको मजीद डिटेल में समझेंगे. सो प्लीज स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. अब आते हैं हम एक डिटेल में एक बात एग्जांपल के साथ समझते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं डाउट्स की तरफ, क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पे यूथ इन्वॉल्व है, और एक कसीर तादाद जो हमारी यूथ की है वो इस तरफ इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर रही जिस तरह से उनको लेना चाहिए. हमारे पास जो सवालात का एक इशू है, बिकॉज एट टाइम्स लोगों के पास सवालात बहुत होते हैं. उनका डाउट जो होता है वो एक टाइम्स ये होता है कि रिलीजियस कम्युनिटी से, जो कि उनके पास चॉइस नहीं थी कि वो दीन की तालीम हासिल करें, या उनके पास कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कुरान पढ़ाने के लिए आता था और उन्होंने बीइंग दैट अवेलेबल सोर्स उन्होंने उनसे कुछ सवाल पूछा. फॉर दैट रीज़न उनको स्कूल में कुछ और बताया जा रहा है, स्कूल में उनकी जो आंसर्स हैं उसको इंटेलेक्चुअली किया जा रहा है, बट एट द सेम टाइम जो उनके पास फर्स्ट एक्सेसिबल सोर्स थी, क्योंकि वो ख़ुद तो जाते नहीं ना, उनको एजुकेट करने वाला है, तो उनके पास जो जवाब आया वो उनके दिमाग में बैठ गया कि अजीब से जवाब मिला है जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ, लेकिन जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मुझे ये चीज़ होती है. ये चीज़ एक ग्रो करती है. तो ये इश्यूज़ आई विल आस्क स्टार्ट फ्रॉम इसहाक. आई थिंक हर चीज़ का अपना रोल है इस मसले में. पेरेंट्स का अलग है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, इंस्टीट्यूट्स का अलग है, मीडिया का अलग है. हर चीज़ का अपना अपना रोल है जो इस तरफ लेके जा रही है हमारी सोसाइटी को. जहाँ तक बात है एग्ज़ाम्पल की, तो जब मैं बात कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट की, तो रिसेंटली अभी मुझसे एक मदर ने मुलाकात की. उन्होंने कहा कि मेरे 2 बच्चे जो है एग्नोस्टिक हो गए और वो कराची के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं. आप आवाम को ये बताना पसंद करेंगे एग्नोस्टिक होता क्या है? एग्नोस्टिक बेसिकली होता है जो कंफ्यूज होता है खुदा के बारे में कि खुदा है भी या नहीं है, तो ये उनकी कन्फ्यूजन्स होती हैं. एथियस्ट और एग्नोस्टिक में फ़र्क होता है. एथियस्ट कहता है रिजेक्ट कर देता है कि खुदा है ही नहीं. एग्नोस्टिक बेसिकली कंफ्यूज होता है. तो वो कंफ्यूज थे खुदा के बारे में, और उनको ना उलमा तक उनकी रीच थी, ना किसी के बाद पास जाके बैठे उन्होंने पूछा ये सवालात. तो बस वो इंस्टीट्यूट में जो उनके प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं बस वो पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो क्वेश्चन इस्लाम को तो करते हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन नहीं करते. जो इस्लाम को क्वेश्चन किया जा रहा है वो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है उसको क्वेश्चन नहीं किया जा रहा.
तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं एक बेटे के साथ उनके बैठा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो मान गया कि क्या क्वेश्चन थे उसके, क्या इश्यूज? बेसिकली वो यही था कि क्या खुदा है कि नहीं है, और अगर है तो खुदा को किसने बनाया, ये जो आजकल नॉन। बट मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि उसको ये सवाल पर लाया कैसे गया? व्हाट मेड हिम? क्या उसकी इनर थॉट थी, क्या व्हाट ही वाज वाचिंग या रीडिंग वो उसने इन्फ्लुएंस क्रिएट किया? रीडिंग प्लस वो जो पढ़ रहा था, जो कोर्सेज थे उसके सोशल साइंसेज और फिलोसफी। जाहिर सी बात है जब आप अकलियात पे जाते हैं, जब अकल से बात करना शुरू करते हैं और हर चीज़ को अकल पे तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो एक टाइम आता है जब आप कहते हैं कि खुदा को भी क्वेश्चन। एंड हाउ ओल्ड वाज दिस? कितने, क्या उम्र थी इनकी? मे बी 19 दैट्स अ वेरी यंग एज इस वक्त। हसन, क्या क्वेश्चंस आपको फ्रेंड सर्कल से मिलते हैं? आप जब बैठते हैं, चाय सेशन पे बैठे, खाने पे बैठे, पुराने दोस्त हैं जो आपके स्कूल के, उनकी कुछ सवालात होते हैं, वो आपके चेंज देखते हैं, उनकी भी कुछ क्वेरीज होती हैं, आपको क्या लगता है वो किस कश्मकश में इन्वॉल्व हैं? क्या अंदर से उनकी एक बैटल चल रही है? आई थिंक आई वुड ब्रेक दिस इनटू 2 पार्ट्स। एक वो फ्रेंड सर्कल होता है जो कि आई थिंक बाय सम इन सम मोड वो अपने आप को एक रिलीजियस या कंजर्वेटिव समझते हैं, और एक वो फ्रेंड सर्कल है जो कि यू नो नॉट सो मच, टू पुट इट इन दोज वर्ड्स, जो अपने आप को रिलीजन के साथ अटैच्ड रखते हैं। उनके पास रिलीजन से रिलेटेड एज सच उसकी बुनियाद के ऊपर कोई सवाल नहीं होता है। दे आर हैप्पी बीइंग मुस्लिम्स, दे लव द मुस्लिम आइडेंटिटी, दे लव टू स्क्रीम के आई लव द प्रॉफिट, आई लव अल्लाह। लेकिन उनके सवालात यूजुअली आई थिंक जो खासतौर पर आजकल के हैं वो हैं टेररिज्म क्यों होता है, डू दे हैव अ पॉइंट, व्हाई आर दे डूइंग इट, सेक्टेरियनिज्म ये क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों सब आपस में बैठ के लड़ रहे हैं। हसन, ये जो सवाल आप पूछ रहे हो तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि ये सारे क्वेश्चंस मीडिया से बहुत रिलेटेड हैं। ये जो चीज़ है, इज इट मोर ऑफ देयर इनर क्वेश्चंस या इट इज़ मोर ऑफ व्हाट उनको ये बात बताई जा रही है जिसकी वजह से ये सवालात पूछ रहे हैं? आई थिंक दे आर इनर क्वेश्चंस एंड दे आर अ मिक्स। मीडिया, certain media outlets at this point are making a point to push down that message सही कि this is the only problem and the root of all evil in Pakistan. सही मतलब it is evil. सही। Nobody is denying that. We are on the same page with them. But to declare It's a major something, concern which is हाँ, happening. एक concern है but जो to हो make रहा it the root cause of all evil, I think that is the problem जिसकी वजह से सवालात ज़्यादा लोगों के सही। दिमाग में उस तरफ जा रहे सही। हैं। तो वो जो रिलीजियसली इंक्लाइंड लॉट है उनके दिमाग में ज़्यादातर इस तरह के सवाल आते हैं। फिर उनकी तरफ उस तरह के सवाल आते हैं कि सोशल इश्यूज़ के ऊपर। सही। अगर बार बार एक अखबार इंसिस्ट कर रहा है कि किसी अगर खातून के ऊपर एसिड फेंक दिया गया है तो उससे दीन का किसी तरह कोई ताल्लुक बन गया है। बट वो क्वेश्चन जरूर करते हैं, व्हाट डज दीन हैव टू से अबाउट इट? हाँ, वो करते हैं बिकॉज फॉर सम रीजन इन देयर माइंड कोई कनेक्शन है। सही। मतलब यू एंड मी वुड सिट एंड जस्ट वी वुड बी बैफल्ड कि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दिस। अगर एक नेशन के अंदर जाहिलियत है या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कोई इंसान मतलब उसको नहीं कह सकता कि अरे सही हो रहा है, उसके ऊपर उसको किसी तबके के साथ जाके या किसी के साथ जाके लिंक कर देना कि इनकी वजह से हो रहा है, आई थिंक मतलब इट्स माइंड बॉगलिंग। एंड व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग कि उनके अंदर ये चीज़ की डेवलपमेंट हो रही है कि वो पूछें, उसको दीन के साथ करें, और बेसिकली वो एक डाउट्स हैं जिसकी वजह से वो सवालात पूछते हैं कि उन्होंने देखा कि एक सो एंड सो इंसिडेंट हुआ है अखबार में एंड दे जंप टुवर्ड्स द उलमा। आई थिंक कभी कभार हो जाता है कि कुछ चीज़ें एक इंसान के जहन में आती हैं कि यार ये इस वजह से हो रहा होगा। सही। वो फिर चीज़ें स्प्रेड आउट हो जाती हैं। आई एम नॉट सेइंग हो सकता है कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होते हो जहाँ पे वाकईतन दे समबडी क्लैश्ड विद समवन हु वुड बी कंसिडर्ड अ स्कॉलर हु सेड समथिंग एक्सट्रीमली माइंड बॉगलिंग। सही। वो हो सकता है, मतलब इंसान है, इंसान में आपको अच्छे भी मिलते हैं बुरे भी मिलते हैं हर तबके में। वो उस थॉट को अगर आप अपना वर्ल्ड व्यू बना लें कि बस यही है और बाकी पूरी दुनिया को साइड पे करके जनरलाइजेशन पे चलने लग जाए तो उससे आई थिंक फिर हो सकता है उन लोगों की नीयत ख़राब ना हो, लेकिन वो वाकईतन ऐसा समझ रहे होते हैं कि दुनिया में हर चीज़ जो ख़राब हो रही है वो इनकी वजह से हो रही है, वो स्प्रेड कर जाती है। दूसरा जो तबका है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो जितना ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं है रिलीजन की तरफ, उनके ज़्यादातर सवाल जो इस वक्त पे हैं वो आई थिंक इंटरनेट से या बाहर की वेस्टर्न वर्ल्ड से इम्पोर्टेड सवाल आते हैं, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में इस वक्त पे एथियज्म इज़ ऑन द राइज। एंड व्हेन यू डिसाइड दैट यू आर एन एथियस्ट तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप एक एक चीज़ क्वेश्चन करना शुरू हो जाता है, क्योंकि मज़हब के अंदर बहुत सारी चीज़ें मोरालिटी रिलेटेड होती हैं एंड मोरालिटी इज़ समथिंग जिस पे आप कोई डेफिनेट बात नहीं कर सकते, चाहे आप जिस भी साइड पे हो। और उस पर अगर एक बंदा सवालात उठाना शुरू कर दे, फिर होता ये कि वो वहाँ से पहले यहाँ इंपोर्ट होता है, फिर यहाँ पे कोई साहब जो है वो अपना एक पेज बनाते हैं फेसबुक पे, उस पर उसको उर्दू में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर आपको कॉल आ रही होती है कि यार ये हम तो ये समझ रहे हैं। अच्छा, ताहा, जैसे हसन ने कहा कि मोरालिटी के बारे में कुछ सवालात नहीं पूछे जा सकते, या मिसाल के तौर पे यूथ अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व है उनको एक्सटर्नल सोर्सेज से
बहुत से ऐसे सवालात हैं जो दीन के साथ रिलेट करके किए जा रहे हैं। मेरा जो टॉपिक ऑफ क्वेश्चन ये है कि आप दीन के साथ रिलेटेड हैं, आप उलमा के साथ उनका ब्रिज करेक्ट कर रहे हैं, क्या उलमा का क्या व्यू होता है कि किस तरह से उनको रीच आउट किया जाए, और उनके क्या डाउट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ जो इतनी मेजर कम्युनिटी है या यूथ की जो हमने बयान की, उनके जो इस तरह के शुबहात होते हैं उनको किस तरह से रीच किया जाता है, क्या कनेक्शन बिल्ड करने में आपका एक रोल प्ले हो रहा है? जो मैं सवाल समझा हूँ आपका वो ये है कि उलमा का डाउट्स को क्लियर करने में जो एग्जिस्टिंग या प्रिवेलिंग डाउट्स हैं, लोगों के दिमागों में कन्फ्यूजन्स हैं, उसको कैसे एड्रेस करने का उलमा का किरदार है। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि उलमा इस टाइम पे अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं जो कुछ वो कर सकते हैं सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाने के एतबार से, और उसमें ये डाउट एक एस्पेक्ट है, लोगों के डाउट्स क्लियर करना, सवालों के जवाबात देना, ये एक बहुत एक छोटा सा एस्पेक्ट है, क्योंकि दीन में फिर और भी बहुत सी चीज़ों को वो एड्रेस करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि दीन में लोगों में दो तबके हैं, कुछ लोग जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिसिंग हैं या ट्राइंग टू बी प्रैक्टिसिंग हैं, और कुछ लोग हैं जो ट्राइंग टू बी प्रैक्टिसिंग नहीं हैं। तो जो ट्राइंग टू बी प्रैक्टिसिंग हैं वो तो ऑटोमेटिकली खुद कुछ ना कहीं से उलमा को अप्रोच कर लेते हैं और अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस को क्लियर करवा लेते हैं, और जो नॉट ट्राइंग टू बी प्रैक्टिसिंग हैं वो फिर ज़ाहिर बहुत दूर हैं इस चीज़ से, और उस तरह उलमा की रीच नहीं हो पाती, और फिर वो डाउट्स बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ जाते हैं। यानी एक जहन में किसी के डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो मैं कहूँगा कि वो पर्टिकुलरली एक डाउट नहीं होता, एक क्वेश्चन आता है। कोई भी चीज़ है, एक बिलीव इन द अनसीन जब आप करते हैं तो सवाल आता है, और ज़ाहिर आपको फुल नॉलेज तो है नहीं, और जो चीज़ आपको नॉलेज दी गई है वो भी आपको नहीं पता, तो मज़ीद क्वेश्चन आते हैं, पर वो एक डाउट बन जाता है। बिलीव इन द अनसीन आपका वर्ड है। इंशाल्लाह यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस ब्रेक के बाद आएंगे, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस जो सोसाइटी में हैं अबाउट खुदा को ना देखना, जो चीज़ मैंने नहीं देखी उसके ऊपर ईमान कैसे लेके आऊँ, ये इशू को हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करते हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम चल रहा है यूथ डायलॉग, और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे बिलीव इन द अनसीन, कि इंसान उस चीज़ के ऊपर बिन देखे कैसे ईमान लाए, और मेजरली जो डाउट के रीज़न होते हैं, सवाल यही होते हैं कि मैंने खुदा को नहीं देखा है, मैंने सो चीज़ को नहीं देखा है, तो मैं कैसे मान लूँ, और इसको किस तरह से एड्रेस किया जाता है, ये हम इंशाअल्लाह ताला इस सेशन में डिस्कस करेंगे। अबाउट बिलीव इन द अनसीन, जैसे तहा ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे, और ये बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, क्या कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो पूछते हैं, और क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो अब तक आपको रट गए होंगे और आपने उसके आंसर्स डेवलप कर लिए होंगे, तो क्या क्वेश्चंस हैं यूजुअली? असल में क्वेश्चंस आप देखें, कोई भी जब बिलीविंग इन द अनसीन की बात आती है तो क्वेश्चंस तो अनलिमिटेड हो सकते हैं। मैं जो समझता हूँ, हमें पहले उसके रीज़न को देखना चाहिए कि ये आते क्यों हैं, कि डाउट्स या क्वेश्चन इंसान करता क्यों है। तो उसमें जब हमने ऑब्ज़र्व करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें एक मेजर रीज़न एक इंटेलेक्चुअल डाउट्स का होता है कि इंसान साइंस की बेसिस पे या सो कॉल्ड रैशनैलिटी की बेस पे वो अपने एक क्वेश्चन ज़बरदस्ती का ला रहा होता है अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए। और कभी कभार कुछ साइंसी या आप कह रहे हैं कि साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं, या कुछ कैलकुलेशन फिक्स फार्मूलाज होते हैं जो पूरी यूनिवर्स को या जो अल्लाह की मखलूक है उसको सही से जज नहीं कर पा रहे होते, उसकी बेस पे कुछ डाउट्स आ जाते हैं। इसी तरह आप बिलीविंग इन अनसीन की बात की तो एक फैशन सा बन जाता है कि सही है, मेरे इतने सारे दोस्त जो हैं वो डाउट कर रहे हैं, उनके वो एथियस्ट हो गए हैं, वो ज़रा अलग स्टैंड आउट करना है। जी। और मैं सवाल करूंगा तो ज़रा ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लगूंगा। ये कितना फैक्टर होता है कि आप बोलते हैं कि चल जेन्युइन क्वेश्चन कितने होते हैं, अगर परसेंटेज में करना चाहें आउट ऑफ 100 कि जेन्युइन क्वेश्चन जो सवाल पूछने के वो कितनी परसेंटेज होती है, और उसमें ज़्यादातर जो हम ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि वो ढेर होशियारी जो होती है वो कितनी परसेंटेज होती है, और जेन्युइन कंसर्न कितना होता है, आप उसको अगर परसेंटेज में अगर डिफाइन करना चाहें। देखिए, हम बीइंग अ मुस्लिम, हम तो सामने वाले के साथ एक हुस्न ज़न रखते हैं जब वो सवाल पूछता है, क्योंकि हमारा काम ये है कि हम किसी के क्वेश्चन को एड्रेस करें और इन द बेस्ट मैनर उसको जवाब दें।
तो हम तो यही कहते हैं कि भाई वो जो सवाल कर रहा है ये बेस्ड ऑन प्योर कन्फ्यूजन कर रहा है, ये पीयर प्रेशर में या अपना एक रोब जमाने के लिए या अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करने के लिए नहीं कर रहा। लेकिन जो हम दोस्तों में देखते हैं या लोगों में देखते हैं ऐसा हमें दिख जाता है। तो परसेंटेज करना कि इसके सवाल कौन से आते हैं, इस तरह किस तरह आते हैं, तो ये मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये एक बहुत एक जेन्युइन इशू है कि जी लोग बेस्ड ऑन पीयर प्रेशर या जस्ट कि मेरे दोस्त जो हैं वो नमाज़ नहीं पढ़ते। अच्छा, यहाँ पे ऑडियंस की तरफ मैं एड्रेस करके एक इशू बात करना चाहूँगा कि हम इस प्रोग्राम में ऑल नॉलेजेबल और बहुत जानने वाले अपने आप को नहीं एड्रेस कर रहे और अपने आप को नहीं डिपिक्ट कर रहे। इस प्रोग्राम और शो का सिर्फ मकसद ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, एक शुरुआत करें कि लोग डिस्कस करें इन मैटर्स को और ऐसी आवाम के सामने उन चीज़ों को रखा जाए ताकि वो इस बात की तसल्ली रखें कि हमें भी कुछ प्लेटफॉर्म है जिसकी बेसिस पे हम बात कर सकते हैं, हम लोगों के सामने सवाल कर सकते हैं। और जो यंगस्टर्स इन्वॉल्व है, ऑफ कोर्स ये एक लर्निंग प्रोसेस में है, ये अभी उस जर्नी पे चल रहे हैं और उस जर्नी को आपके साथ शेयर किया जा रहा है। एंड आई एम श्योर देयर मेनी ऑफ यू आउट देयर जो ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस होगा। और इसी मकसद का जो हम फ़ायदा उठाते हुए कि जो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, सिर्फ बेसिस यही है कि आप तक बात पहुंचे। ऑफ कोर्स इस एक प्रोग्राम में कंप्लीट सोल्यूशन और एक कोई मेडिकल सोल्यूशन और एक स्पिरिचुअल सोल्यूशन देना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन, बट एक चीज़ को एड्रेस करना है। और एक कोशिश से एक बात कभी कभार कहाँ पहुँच जाती है, दिस द इशू दैट वी वांट टू कम्युनिकेट, कि कोई बैठ के सुन रहा हो कि हमने किसको यंग यूथ की बात कर रही है और इस तरह के सवाल होते हैं, हम सुनते हैं। तो सिर्फ मकसद ये है कि एक चीज़ को शुरुआत की जाए, लोग उसके ऊपर बात करें और लोगों का दिमाग ओपन हो कि दीन के ऊपर अच्छी तरीके से टॉलरेंट एटीट्यूड के साथ बात की जा सकती है। हसन, बिलीव इन द अनसीन, रिलीजन में जो केटर करता है, कितना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या दीन आज के टाइम पे मुझे जो सोल्यूशन देता है वो एप्लीकेबल है या नहीं है। ये भी एक क्वेश्चन होता है कि वो उस चीज़ को अपनाते नहीं, दीन की प्रैक्टिस को, ये कह के कि सोसाइटी कुछ और कर रही है, आई डोंट वांट टू बी लेफ्ट आउट। ये सारा इशू दीन के अंदर एक यकीन का होता है कि आपकी असल सक्सेस किधर है, उनको सिस्टम कहीं और सक्सेस बुला रहा होता है। हाउ डू यू डाइवर्ट द यूथ टूवर्ड्स द होल माइंड शिफ्ट कि नहीं, तुम्हारी सक्सेस इसमें है और ये जो सक्सेस है ये बहुत लिमिटेड और वर्ल्डी पर्सपेक्टिव की बेसिस पे है। क्या आपका स्ट्रैटेजी होती है, क्या आपके वर्ड्स होते हैं, क्या आपका आंसर्स होते हैं? ताकि जनरली व्हेन आई स्पीक टू पीपल, समथिंग दैट रियली टर्न्स मी ऑफ पर्सनली इज़ कि चाहे एक इंसान जिस भी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जिस भी उससे उसका ताल्लुक हो, अक्सर लोग लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे लाने के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि दे आर नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग पीपल। उनका इंटरेस्ट ये होता है कि चाहे हम रेट्रिक यूज़ करें, जो भी यूज़ करें, वो इंसान कन्विंस हो जाए हमारी बात के ऊपर, चाहे हम उसको एक आर्ग्यूमेंट में डिफीट कर दें। आई थिंक एक बहुत बड़ा गैप यहाँ पे ये है कि लोगों को क्रिटिकली थिंक करना नहीं आता। क्रिटिकल थिंकिंग इज जस्ट नॉट देयर। बट डू यू थिंक कि हमारी सोसाइटी में क्रिटिकल थिंकिंग को फेवर की जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग को अप्रिशिएट किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं किया जाता। हमारी सोसाइटी में अगर कोई इंसान अपने जहन से सोचे तो उसको पहले स्टेज पे खत्म कर दिया जाता है कि आपको क्यों नहीं किया सोचने की जाता? जरूरत है। कि क्या ऐसा तो नहीं कि लोगों के पास आंसर्स नहीं है इसलिए वो डरते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग से? बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जब एक इंसान क्रिटिकल थिंकिंग शुरू करता है तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है। सही। वो हर चीज़ को क्वेश्चन करने लगता है। जब वो क्वेश्चन करने लगता है तो स्टेटस को चैलेंज हो जाता है। सही। चाहे वो घर का ही स्टेटस को क्यों ना हो। तो वो बोलेंगे कि बुक्स उनके पास गया, उनका एक इमेज बना हुआ है कि भाई मैं हर चीज़ का जवाब देता हूँ और सवाल कर दिया तो बोलेंगे ये क्या बदतमीजी है। बट उनकी स्टेटस एक क्वेश्चन में आ जाता है। आई ऑलवेज फील कि जब भी आप किसी से बात करें तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू एक्सप्लेन टू देम इज कि भाई देखो, लर्न टू थिंक। इफ यू डोंट नो हाउ टू थिंक तो आपको तो कोई भी आके इन्फ्लुएंस करके चला जाएगा। सही बात। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई वुड लाइक। सही। इसाक, आप यंग एज स्टार्ट किया, अगेन मैं मेंशन करूँगा और मैं ऑडियंस के ज़रिए से बात ये बार बार इसलिए मेंशन करता हूँ बिकॉज आप माशाल्लाह से बहुत एक कलरफुल और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। बेशक शायद हमारी ज़िंदगी में उसका ट्रू कलर्स नज़र ना आए, पर ये जो भी एफ़र्ट है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और अल्लाह ताला ने इसको इसकी बहुत कदर की है और इसको बहुत अच्छे अल्फाज में बयान किया है कुरान में और एग्जाम्पल्स में भी उसे किया है। आपकी अपनी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आप दीन की तरफ आए? ऑफ कोर्स जब बच्चा दीन की तरफ आता है तो एक ख्वाब होते हैं, कुछ प्लान्स होते हैं माँ बाप के, ऑल ऑफ अ सडन बच्चा बोलता है नहीं मुझे उस चीज़ की तरफ जाना है जो एवर लास्टिंग है। किस तरह से अंडरस्टैंड किया? बिकॉज मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जब एक यूथ जो आते हैं उनको ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है, बिकॉज ऑफ दैट वो वापस कभी कभार उस चीज़ में लग जाते हैं। क्या रिएक्शन था, किस तरह से आपने डील किया?
बेसिकली मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं बिज़नेस ओरिएंटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी पूरी फैमिली बिज़नेस करती है, अब्बू भाई क्या सब बिज़नेस करते हैं। और जब मैंने ये बात चूज़ किया तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। घर पे जाहिर सी बात है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं बिज़नेस पे आऊँगा और मैंने एक अलग वे में चला गया। तो स्टार्टिंग में कुछ टेस्ट आते हैं, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की सुन्नत है कि वो टेस्ट देता है। वो टेस्ट आए, लेकिन मैंने सब्र किया क्योंकि मेरे सामने एक विज़न था और उस विज़न पे मैं डिटरमिन्ड रहा। मैंने कहा नहीं, मैंने ये काम करना है और करना है, किसी तरीके से भी करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर आज फैमिली भी खुश है। और आपने ये नहीं बोला उनको कि डैड अब्बू आप बिजनेस कर रहे हैं, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी तिजारत जो है वो एक डिफरेंट गोल पे है, आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली। वो जो कुरान की आयत है सूरह सफ़ के अंदर के तिजारत, इसी तिजारत को मैंने कहा मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, लेकिन वो लॉन्ग टर्म है, उसमें शायद बाद में फ्रूट्स नज़र आएंगे, लेकिन इस दुनिया में शायद नज़र ना आए। तो ये मेरा ताहा, हाउ डज योर फैमिली टेक इट? कैसा रहा? बिल्कुल सेम स्टोरी होती है। एक बिजनेस स्कूल में भेजा था और ये तो माशाल्लाह मैं साक को जानता हूँ, इनकी फैमिली तो माशाल्लाह 3 से 4 भाई हैं, एक बड़ी फैमिली है, मैं इकलौता ही हूँ। तो ज़ाहिर है नेचुरली उनकी फैमिली में जो एक 4 या 3-5 बंदों से एक्सपेक्टेशन थी, वो सारी एक्सपेक्टेशन घुमा फिरा के मुझसे थी। तो ज़ाहिर है एक मुश्किल टास्क था, लेकिन अगेन जब आप कोई काम करते हैं तो अल्लाह ने भी कहा वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि लोग हमारे दीन में कोशिश करते हैं, हम उनको सही रास्ता दिखा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात आती हैं, लेकिन फैमिली को आप साथ लेके चलें, फैमिली को समझाएं, उसकी इम्पोर्टेंस समझाएं, और उसके साथ कुछ ज़िम्मेदारियां भी होती हैं, वो दीन नहीं दी हुई होती हैं। तो उस ज़िम्मेदारियों को साथ साथ चलाते हुए, उसको अपने साथ मतलब ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी समझते हुए उसको भी करा जाए सही तरीके से, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश होते हैं। इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म में आप सबसे पूछूंगा कि डाउट हो तो क्या किया जाए, और डाउट को किस तरह से डील किया जाए, और किन के पास जाया जाए, और किस तरह से उसको एक इन अ जनरल व्यू आप उनको गाइड करना चाहेंगे कि अगर आपको इशू हो तो उसको किस तरह से डील करें? देखिए, इसको अगर देखा जाए तो ये एक कॉमन सेंस है कि आपको कोई किसी चीज़ की भी नीड होती है तो आप उस चीज़ के अथॉरिटी के पास जाते हैं। आपको कोई लीगल इशू आता है तो आप किसी लॉयर के पास जाते हैं, आपको कोई बीमारी होती है आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इन शॉर्ट, आपको अगर कोई रिलीजियस इशू है तो आप उलमा के पास जाएं, उलमा के साथ बैठें। आपके जहन में जो डाउट आया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप 21वीं सदी में बैठे हैं तो आपको आ गया। इस तरह के कई सैकड़ों हज़ारों डाउट पहले आ चुके हैं, किताबों में उलमा ने अपनी उसमें लिखे हैं और एड्रेस किए हैं, उनके जवाबात दिए हैं। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने भी अपने ज़माने में कह दिया था कि तुम्हारे पास एक शैतान आता है और तुम्हें कहता है कि वो देखो ये चीज़ किसने बनाई है, ये चीज़ किसने बनाई है, अल्लाह ने बनाई है, तो फिर अल्लाह को किसने बनाया है? ये क्वेश्चन, ये डाउट अल्लाह के नबी ने 14 साल पहले एड्रेस कर दिया था कि ये शैतान लाता है तुम्हारे जहन में। हसन, क्या सोल्यूशंस हैं, क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे? बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम और हम उसमें चाह रहे हैं कुछ एड्रेस करें। जाहिर सी बात है, बहुत सी चीज़ें हैं, क्या आप गाइडलाइंस देना चाहेंगे? एक स्पेसिफिक चीज़ जो ताहा ने बात की, आई रियली एग्री विद दैट, कि कभी कभार हम ऐसा समझते हैं कि जैसे जैसे वक्त प्रोग्रेस हो रहा है, और इसमें एक हकीकत भी है कि द नेचर ऑफ थिंग्स चेंज, डाउट्स भी बदल जाते हैं, उसके सॉल्यूशंस भी बदल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे डाउट्स आई हैव फेल्ट, मतलब व्हेन आई हैव बीन स्टडीइंग वेदर दे हैव बीन रिलेटेड टू एथियज्म और यू नो थिंग्स लाइक दिस, मतलब इमाम गजाली के टाइम से बैठ के वो उसके ऊपर किताबें लिख रहे थे, कोई जहमत तो करे पढ़ने की। हमने अपना एक्चुअली इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जो है वो खो दिया, विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। द मुस्लिम वर्ल्ड हैज़ लॉस्ट इट्स इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। और फिर वो मसला है कि वो किताबें ट्रांसलेट नहीं हो रही, ट्रांसलेट होती तो वन सेकेंड किताबों का मसला पढ़ना नहीं चाहते कोई भी। तो आई थिंक जो स्पेसिफिकली डाउट्स रिलेटेड एस्पेक्ट है, एक रीज़न जो एड्रेस नहीं भी हो पाता उसकी ये भी है कि उल्मा की जो हम बार बार बात करते हैं, उल्मा मासेस को कैटर कर रही है। वी नीड टू रियलाइज दिस। मैं और आप जिन डाउट्स की बात कर रहे हैं वो डाउट्स आर मोर रिलेटेड टू अ वेरी नीश। तो उस नीश के लिए एक नीश यू नो ब्रिज की ज़रूरत है, जो कि उन नीश उस नीश को saying कि एक ब्रिज क्रिएट करने की ज़रूरत है। द सॉल्यूशंस ऑलरेडी देयर, वी जस्ट हैव टू क्रिएट अ कम्युनिकेशन बिटवीन देम। इसहाक, सॉल्यूशन, गाइडलाइंस? मेरा ख्याल है कुरान की आयत है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है, सवाल करना है, तो उनसे जाके पूछो, अहल ज़िक्र, जिनके पास इल्म है, जिनके पास नॉलेज है, उनसे जाके पूछो अगर तुम नहीं जानते। बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुर, मतलब क्लैरिटी के साथ उनसे दलील मांगो, जो भी क्वेश्चन है उनसे दलील मांगो कि क्या है, कहाँ लिखा है, कैसे है। और दूसरी बात, कुरान खुद कहते हैं अफ़ला ताक़िलून, तुम अकल नहीं रखते। जैसे हसन पहले बात करते कि सोचो लेकिन उसका सही तरीके से आंसर लो। राइट क्वेश्चंस
to the right people. Alright, with this discussion इंशाल्लाह हम जो है अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हमारे जो टाइम लिमिटेशन की वजह से हम हर लिहाज से उसको नहीं एड्रेस कर पाए। हमारा बेसिक कंक्लूडेड मैसेज ये होगा कि आपके दिमाग में जो सवालात आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, इसको बुरा ना समझें, ये दीन ने प्रमोट किया है, बट उसको बढ़ने देना, उसको ग्रो करने देना और उसके ऊपर अपने आप को रहने देना, दैट इज़ द प्रॉब्लम। जैसे साग ने कहा फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि आप सही लोगों से, इल्म वाले लोगों से सवाल करें, उनसे क्वेश्चन करें, ताकि वो आपको जो है बेहतर तरीके से आपको सवालों का जवाब दे सकें। और अल्लाह ताला ने यूथ को जो जिस उम्र में होते हैं, जिस एनर्जी में होते हैं, उसमें दीन में आने पे बहुत अहमियत के साथ जिक्र किया है। और अगर आप सूरतुल कहफ में उनका किस्सा सुने, अल्लाह ताला ने कहा इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़दनाहुम हुदा, कि वो नौजवान थे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह पे निकले, उन्होंने ईमान लाया और अल्लाह ताला ने उनको हिदायत पे बढ़ा दिया। आप भी अगर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। हमारा दीन ऐसा दीन है जो आपको सॉल्यूशंस देता है। सो डू नॉट डाउट इट, आस्क द राइट पीपल, एंड दैट इज़ अ बेसिक मैसेज, एंड कीप ऑन ग्रोइंग, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। विद दिस मैसेज मैं इसहाक के साथ, हसान के साथ और ताहा के साथ आपको आज के एपिसोड के साथ खुदाफिज़ कहता हूँ। प्लीज़ अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। इसके साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।